कहाँ होता है। तो प्लाज्मिड्स के लिए अगर हम डिफिनीशन देखें तो प्लाज्मिड्स को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का कहने का मतलब है क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए अगर हमारे सेल से पाया जाए किसी भी सेल में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जनरली प्रोकैरियोट्स में होता है, लेकिन कुछ कुछ यूकैरियोट में भी होता है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में, प्लांट के प्लास्टिड्स में भी होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में भी होता है जो प्लाज्मिड कहलाता है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। स्मॉल होता है साइज में, छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, मतलब 1 kb से 1000 kb तक का होता है। मेन जीनोम के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है। फिर सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। सर्कुलर मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। ये इसे कहने का मतलब है कि उसका दोनों एंड मिला हुआ होता है। सर्कुलर तो सभी जानते ही हैं, जैसे साइकिल का पहिया है, किसी कोई एंड नहीं होता है, उसी तरह कोई डीएनए उसका दोनों एंड जब मिला रहता है तो उसे सर्कुलर कहते हैं। तो ये स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब क्रोमोसोम के बाहर होता है। और साथ ही साथ इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी होता है, मतलब ऑटोनोमस होता है, मतलब इसके रेप्लिकेशन के लिए ये क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसके में अपने ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, तो वो अपने आप खुद ही मेंटेन कर सकता है, इसलिए इसको ऑटोनोमस बोलते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मिड को हमें किसने खोजा था? हमारे जोशुआ लीडरबर्ग ने 1952 में प्लाज्मिड टर्म या प्लाज्मिड खोजा था, जो अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है। प्लाज्मिड का साइज जो है 1 kb से 1000 kb तक हो सकता है, जिसमें हमारे 5 से 100 जीन तक हो सकते हैं, बहुत सारे जीन भी पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जीन होते हैं। और प्लाज्मिड्स जो होते हैं डिस्पेंसेबल फंक्शन के होते हैं। डिस्पेंसेबल फंक्शन मतलब नॉन एसेंशियल होते हैं, मतलब उनमें जो जीन पाए जाते हैं वो अगर नहीं भी हो तो कोई स्ट्रेस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है वो जीन के बगैर भी। मतलब प्लाज्मिड अगर नहीं रहे तो वो प्लांट सर्वाइव कर सकता है बैक्टीरिया, लेकिन ये एक्स्ट्रा एडवांटेज उनको देता है कि कभी कभी स्ट्रेस कंडीशन में भी वो सर्वाइव करने के लिए प्लाज्मिड उनको काम फंक्शन में काम देता है। लेकिन अगर नहीं भी रहे तो भी वो अनस्ट्रेस कंडीशन में या फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो है डिस्पेंसेबल फंक्शन होता है, जबकि हमारा मेन क्रोमोसोमल डीएनए अगर हम देख लें तो वो इनडिस्पेंसेबल होता है, मतलब वो अगर नहीं रहे तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं करता है। तो ये एक मेन डिफरेंस हो सकता है दोनों में। और कभी कभी जैसे हमने फर्टिलिटी इसमें पढ़ा था कंजुगेशन में कि कभी कभी प्लाज्मिड्स मेन क्रोमोसोम में भी जाके जुड़ जाते हैं, तो वैसे प्लाज्मिड्स को हम लोग एपिसोम्स कहते हैं। और प्लाज्मिड्स होने से सेल अपना रेप्लिकेशन होता है, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन देता है रेप्लिकेशन करने के लिए, मतलब उसके लिए कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता है, सेल को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, तो वो बर्डन भी होता है। तो इनके लिए वो जो है बैक्टीरिया अपने हिसाब से उसी को रखता है, कितना प्लाज्मिड रखना है, क्या करना है, वो किस तरह से रखना है। तो ये प्लाज्मिड्स के लिए बोलते हैं। अब देखिए हम प्लाज्मिड्स जब बोल रहे थे तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है बैक्टीरिया का। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हम जब देखते हैं तो उनमें हम एक बैक्टीरियल डीएनए जिसको हम लोग बैक्टीरियल जीनोम बोलते हैं, और उसके अलावा ही एक प्लाज्मिड दिखा रहे हैं। तो प्लाज्मिड देखिए बैक्टीरिया का डीएनए है, तो इसके रेस्पेक्ट में प्लाज्मिड बहुत ही छोटे होते हैं। प्लाज्मिड 1 2 3 4 5 बहुत हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम के बाहर है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला था। सर्कुलर है, स्मॉल है और ऑटोनोमस है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनमें अपना खुद का होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है किसी बैक्टीरियल सेल का, जो दिखा रहा है कि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ये जो लाइनिंग है छोटे छोटे लाइनिंग जो है बहुत बड़ा, देखिए कितना डीएनए है पूरा, जो क्रोमोसोमल डीएनए है। अगर हम देखें छोटा यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर कहने का मतलब गोल नहीं बिल्कुल, वो मतलब 2 एंड मिला हुआ है इनका, तो ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से नहीं से जुड़े हुए नहीं है, ये भी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है और खुद ही रेप्लिकेशन कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इमेज बनाया गया तो ये प्लाज्मिड है, यही है। और देखिए कितना छोटा दिखाता है इसके रिस्पेक्ट में, मेल क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है ये, तो स्मॉल था। तो डेफिनेशन में हम लोग बोल सकते थे, तो ये ओरिजिनल इमेज है किसी बैक्टीरिया के मेल क्रोमोसोम का, मतलब मेन जीनोमिक डीएनए एंड प्लाज्मिड का, और ये रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अगर हम और आगे देखें तो प्लाज्मिड को हम क्लासिफाई करें, तो किस तरह से प्लाज्मिड को क्लासिफाई कर सकते हैं?
तो प्लाज्मिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने के हिसाब से वो बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू ट्रांसफर देयर प्लाज्मिड टू द बैक्टीरिया, मतलब अदर बैक्टीरिया में उनका क्या एबिलिटी, कितना एबिलिटी है ट्रांसफर करने का, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके हिसाब से। फिर बेस्ड ऑन फंक्शन, प्लाज्मिड के काम के हिसाब से हम प्लाज्मिड्स को कितने क्लासेस में बांट सकते हैं, कितने टाइप से बांट सकते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ बेस्ड ऑन कॉपी नंबर क्या है, हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो कॉपी नंबर के हिसाब से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं, कितने क्लासेस में बांट सकते हैं। या कॉम्पेटिबिलिटी, आगे देखेंगे कॉम्पेटिबिलिटी होता क्या है। तो इतने क्लासेस में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, या इतने तरह से हम लोग प्लाज्मिड को बांट सकते हैं कि प्लाज्मिड कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला वाला अगर देखें तो बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर टू अदर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा क्या तरह का हो सकता है। तो हमारा हो सकता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, और एक होता है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जैसे हम लोग कंजुगेशन पढ़े थे, तो वह कंजुगेशन ट्यूब होता है। कंजुगेशन ट्यूब बनता है तो वहां से जीनोमिक मटेरियल या प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, तो वहां एफ फैक्टर पाए जाते थे। तो वो ट्रांसफर करने के लिए कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, जिसमें टीआरए प्रोटीन होता है, ट्रांसफर जीन होता है। ट्रांसफर जीन होता है कंजुगेटिव प्रोटीन, कंजुगेटिव जो प्लाज्मिड है टीआरए जीन्स रखता है। टीआरए जीन्स जो है ट्रांसफर करने के लिए, तो कंजुगेशन मतलब जो दो बैक्टीरिया जुड़ने के लिए जुड़ के ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे प्लाज्मिड का एग्जांपल है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड्स होते हैं, फर्टिलिटी हम लोग कंजुगेशन में पढ़े भी थे। तो वो नहीं रहता है तो डोनर सेल नहीं, रेसिपिएंट सेल कहलाता है, जो पाइलस नहीं बना सकता, पिलाई नहीं बना पाता है हमारा। लेकिन जिसमें रहता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, वो पिलाई भी बनाता है, वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ कंजुगेशन करके वहां पर से ट्रांसफर कर सकता है। उसी तरह कुछ रेसिस्टेंस प्लाज्मिड्स हैं, आर प्लाज्मिड कहलाता है। कुछ कोल प्लाज्मिड्स हैं। कोल प्लाज्मिड्स वैसे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कुछ टॉक्सिन बनाते हैं, जैसे कि कोलिसिन है इस्चेरिचिया कोलाई में, वो टॉक्सिन है जो अदर बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं कर मार देता है। तो वो कोलिसिन प्लाज्मिड, कोलिसिन प्लाज्मिड है, कोलिसिन्स, तो वो भी आपको एग्जांपल है कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स के, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कंजुगेशन ट्यूब बना करके ट्रांसफर ऑफ डीएनए के लिए। जगह कुछ होते हैं नॉन कंजुगेटिव। नॉन कंजुगेटिव में मतलब वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो इसका एग्जांपल में कुछ रेसिस्टेंस प्लाज्मिड कुछ कंजुगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ नॉन कंजुगेटिव भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम ऑल प्लाज्मिड कुछ प्लाज्मिड से जो हमारे कंजुगेटिव होते हैं, लेकिन ज्यादातर प्लाज्मिड जो होते हैं वो नॉन कंजुगेटिव होते हैं। कुछ होते हैं मोबाइलाइजेबल प्लाज्मिड, ये दोनों के बीच के होते हैं, जो है ना जीन्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर का सेट रखते हैं, एक सेट रखते हैं, और एक फर्स्ट अदर प्लाज्मिड ट्रांसफरिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी, जो दूसरे प्लाज्मिड जो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी होता है ट्रांसफर करने का, तो उनके ऊपर जाकर के पारासिटाइज हो जाते हैं। पारासिटाइज मतलब उन पे जाके जुड़ जाते हैं, उनके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया के हिसाब से देखें कि अगर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू ट्रांसफर बैक्टीरिया प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड तीन तरह के होते हैं। तो इन तीन के साथ अगर हम अगला देखें बेस्ड ऑन फंक्शन, तो फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें प्लाज्मिड को किस तरह से बांट सकते हैं, तो पहला है फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी प्लाज्मिड वैसे ही है जो जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, और फर्टिलिटी फैक्टर होने के कारण वो उसमें जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो डोनर सेल कहलाता है, मेल कहलाता है। जिसमें नहीं होता है वो रेसिपिएंट सेल कहलाता है। मेल जो होता है डोनर सेल्स, उसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, वो पिलाई बनाता है और कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू दूसरे में ट्रांसफर होता है, जिसमें जाएगा उसको भी फर्टाइल बना सकता है फर्टिलिटी फैक्टर होने का, तो वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसमें एफ फैक्टर पाया जाता है। रेसिस्टेंस प्लाज्मिड है वैसे प्लाज्मिड जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए रेसिस्टेंट डेवलप करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, तो ये जनरली बैक्टीरिया को मार देते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया इनसे नहीं भी मरते हैं। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि उनमें उनके प्लाज्मिड्स में वो रेसिस्टेंट जीन पाया जाता है जो इसको एक्शन करने नहीं देता है हमारे एंटीबायोटिक को। तो इसके हिसाब से रेसिस्टेंट प्लाज्मिड जो होते हैं वो दो पार्ट में बांट सकते हैं, नैरो होस्ट रेंज एंड ब्रॉड होस्ट रेंज ग्रुप। दो तरह के ग्रुप होते हैं रेसिस्टेंस प्लाज्मिड के। रेसिस्टेंट नैरो होस्ट रेंज का मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वैसे रेसिस्टेंस वाले प्लाज्मिड, जबकि ब्रॉड होस्ट है मतलब मैक्सिमम बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाएगा और इजीली एक दूसरे से ट्रांसफर भी हो सकते हैं। अगला है कोल प्लाज्मिड्स, जो
वैसे प्लाज्मिड जो टॉक्सिक प्रोटीन या सब्सटेंस बना सकते हैं, जैसे कोलिसिन्स। कोलिसिन एक बैक्टीरियोसिन है जो एक बैक्टीरिया बनाता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनके ग्रोथ को रोकने के लिए, तो वैसे कोलप्लाज्मिड कहते हैं जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बना सके। अगर फंक्शन के हिसाब से हम देखें तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड उनको बोलते हैं जो जीनोबायोटिक सब्सटेंस को डिग्रेड करता है। जीनोबायोटिक सब्सटेंस का कहना होता है हमारा वैसे सब्सटेंस जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है एनवायरनमेंट को, जो जल्दी टूटता नहीं है, तो वैसे सब्सटेंस को कुछ बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं। अब डिग्रेड कैसे करेंगे, तो कुछ प्रोटीन्स वो सिक्रीट करते होंगे। वो प्रोटीन कहाँ से कोड होता है, तो प्रोटीन जो जिस प्लाज्मिड में कोड होता है उनको हम लोग डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। अगर अगला हम देखें वायरुलेंस प्लाज्मिड, फंक्शन के हिसाब से ये और ग्रुप है वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड वैसे प्लाज्मिड को बोलेंगे जो किसी में डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे बहुत सारे हम लोग बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, बहुत सारे हैं, तो वो डिजीज कॉज करता है, तो वो डिजीज करने का जो कारण होता है वो कुछ जीन होते हैं, वो जीन जिस प्लाज्मिड में पाए जाएंगे वैसे प्लाज्मिड कहलाएंगे वायरुलेंस प्लाज्मिड। जैसे हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम में क्रॉन गॉल बनाता है, उसमें दो तरह के होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ट्यूबिफेसियंस ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, राइजोजीन्स हेरी रूट बनाता है। तो ये क्या करते हैं, अपने जीन जो है उन प्लांट के सिस्टम में डाल के प्लांट को हाईजैक कर लेता है, प्लांट की मशीनरी से जो उनके सब्सटेंस बनाता है वो अपने खाने के लिए यूज करता है। तो वैसे प्लाज्मिड और उनको डिजीज कॉज कर दिया। तो जो डिजीज कॉजिंग जीन है, इनमें पैथोजेनिक जीन होते हैं, वैसे प्लाज्मिड को हम लोग बोलेंगे वायरुलेंस प्लाज्मिड। और अगला हम देखें तो कॉपी नंबर के हिसाब से, कॉपी नंबर के हिसाब से अगर क्लासिफाई करें प्लाज्मिड को, तो प्लाज्मिड दो तरह के होते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कॉपी नंबर होता क्या है। कॉपी नंबर होता है कि किसी चीज की कितने कॉपी प्रेजेंट है सेल में, तो उसका कॉपी नंबर कहलाता है। जैसे अगर एक प्लाज्मिड है किसी बैक्टीरिया में, तो उस प्लाज्मिड का उस एक बैक्टीरिया में, या एवरेज बोलिए पूरे प्रजाति में हम जो आज तक काउंट किए हों और वो उनका एवरेज निकाल के बता दें कि इस बैक्टीरिया में जनरली कितने प्लाज्मिड पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्लाज्मिड का सिर्फ एक ही अगर कॉपी पाया जाता है हमेशा बैक्टीरिया में, तो उसका कॉपी नंबर 1 हो गया। किसी में 2 हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है, कोई प्लाज्मिड बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 1000 प्लाज्मिड पाया जाता है एक जनरली इस बैक्टीरिया में, तो वो कॉपी नंबर हाई हो जाता है। तो इसके हिसाब से 3 तरह के कॉपी नंबर होता है, लो, मीडियम और हाई कॉपी नंबर। मतलब किसी के कोई प्लाज्मिड कम ही रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता है, कुछ प्लाज्मिड मीडियम रेंज में रहते हैं 50, 10, 20, 25, 30 ऐसे, या कुछ हाई 1000 के हिसाब से भी रह सकते हैं। तो वैसे प्लाज्मिड के हिसाब से तो देखें तो इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड में 3 फैक्टर होते हैं जो कॉपी नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन कैसा है, दूसरा है प्लाज्मिड का साइज, प्लाज्मिड का साइज वेरी करता है तो उनके कॉपी नंबर वेरी करेगा, और कल्चर कंडीशन। कल्चर कंडीशन में मतलब हम कैसे कंडीशन दे रहे हैं बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए। अगर बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, मतलब अगर स्ट्रेस में है तो बैक्टीरिया हो सकता है कॉपी नंबर कम बनाए, और बहुत आराम रिलैक्स में है तो कॉपी नंबर ज्यादा हो सकता है। या हो सकता है कुछ बैक्टीरिया किसी स्ट्रिंजेंट कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ज्यादा सब्सटेंस बनाने के लिए कुछ फिर उनके जीन्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो तो वो जीन बनते हो, तो हो सकता है वो उस कंडीशन में ज्यादा उसका कॉपी नंबर हो। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेन फैक्टर है। तो मेन है कॉपी नंबर के हिसाब से हम बैक्टीरिया कितने टाइप में बांट सकते हैं प्लाज्मिड्स को। तो प्लाज्मिड्स को 2 टाइप में बांट सकते हैं, पहला है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड और दूसरा है रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड है जिसका कॉपी नंबर कंट्रोल रहता है, मतलब वो ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, बहुत ही कम ही रह सकता है, जैसे 1, 2 या 3, 10, 5, 6 रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं 10 तक। मतलब एक सेल में बहुत ही कम प्लाज्मिड रह सकता है, ज्यादा नहीं रह सकता है, तो वैसे इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड ज्यादा नहीं कर सकता है। दूसरा रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, जो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है वो अपने कॉपी नंबर को बहुत बढ़ा सकता है, एक सेल में बहुत सारे कॉपीज उसके पाए जा सकते हैं प्लाज्मिड के। तो इस तरह से कॉपी नंबर के हिसाब से 2 टाइप होते हैं, एक स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड और एक रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। अगर आगे देखा जाए, अगर बेस्ड ऑन कॉम्पेटिबिलिटी, तो कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से कॉम्पेटिबिलिटी किसे बोलते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं 2 लोगों का एक साथ रहने का। अगर 2 लोग एक साथ प्यार मोहब्बत से अच्छे से रह सकते हैं एक जगह कोई दिक्कत किए बगैर, तो उनको बोलते हैं कॉम्पेटिबल। अगर 2 लोग एक साथ आराम से नहीं रह सकते, एक को निकलना ही पड़ता है या फिर छोड़ के जाना पड़ता है या एक को मार दिया जाए, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनकॉम्पेटिबल, इनकम्पेटेबल लोग, इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो उसी हिसाब से कुछ
प्लाज्मिड्स होते हैं, जो दो प्लाज्मिड अलग अलग तरह के, एक ही प्लाज्मिड दो अलग अलग तरह के प्लाज्मिड अगर एक सेल में रह सकते हैं बगैर कुछ प्रॉब्लम के, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्पैटिबल प्लाज्मिड। और अगर अलग एक साथ नहीं रह सकते, उनमें से एक को डिग्रेड होना पड़ता है या मरना पड़ता है या खत्म हो जाना पड़ता है, तो वैसे को बोलते हैं हम लोग इनकॉम्पैटिबल प्लाज्मिड्स। तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम लोग देखें तो दो तरह के प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, कंपैटिबल प्लाज्मिड्स एंड इनकॉम्पैटिबल प्लाज्मिड्स। अब इनकॉम्पैटिबल प्लाज्मिड्स को भी दो तरह से बांट सकते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं सिमेट्रिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, कोरेसिडेंट प्लाज्मिड्स आर इक्वली, मतलब क्या है, सिमेट्रिक इनकॉम्पैटिबिलिटी होता है और एक दूसरा होता है वेक्टोरियल इनकॉम्पैटिबिलिटी। सिमेट्रिक इनकॉम्पैटिबिलिटी होता है कि अगर दो अलग अलग तरह के प्लाज्मिड है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है कि कोई भी हट सकता है, जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक वाला ही हटेगा। दो लोग हैं, दोनों इक्वल है, दोनों में से जो सर्वाइव कर गया नहीं तो दूसरा को हटना है, तो हटना ही हटना है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोले सिमेट्रिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। दूसरा वेक्टोरियल इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसमें क्या था, एक स्ट्रांग हो गया एक कमजोर हो गया समझ लीजिए। तो जो स्ट्रांग है वो तो सर्वाइव कर जाएगा, रुक जाएगा, और जो दूसरा है उसका ज्यादा चांस होगा कि खत्म होने का या फिर एक्सक्लूसिवली वो वही जाएगा, वही प्लाज्मिड हटेगा। तो कोई स्पेसिफिक प्लाज्मिड हट रहा है कि वही प्लाज्मिड हटने का चांस ज्यादा हो रहा है, तो वैसे इनकॉम्पैटिबिलिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब अगला है कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स जो हम लोग जनरली क्लासिफाई नहीं करते लेकिन फिर भी, जैसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स वैसे होते हैं जो हम लोग जनरली रिसर्च वगैरह में यूज करते हैं। कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं ये नेचुरल, लेकिन उनके इसमें जो है तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग क्लासिफाई नहीं करते हैं लेकिन वो होते हैं टाइप, जैसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स वैसे होते हैं जिनमें कुछ हम फॉरेन डीएनए को लाकर के जोड़ दिए होते हैं। प्लाज्मिड है नेचुरली है, लेकिन कुछ हम जाकर के उसमें दूसरे जगह से जीन लाके, दूसरे ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का लाकर के जीन डाल दें, तो वो एक्चुअली फॉरेन डीएनए लाकर के उनको रिकॉम्बाइन किया गया, फिर से रिकॉम्बाइन किया गया जिस प्लाज्मिड को, तो वैसे प्लाज्मिड को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई फंक्शन नहीं पता चल सका है, तो वैसे प्लाज्मिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स। तो जब अभी नहीं पता, कुछ है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स जो किसी होस्ट में जाकर के उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो वैसे बोलते हैं मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स। कुछ होते हैं सुसाइड प्लाज्मिड्स। सुसाइड प्लाज्मिड्स क्या है, जो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में ही अंदर रह रहे हैं, लेकिन जब दूसरे उनको ट्रांसफर किया गया है दूसरे सेल में, तो वो डिग्रेड हो जाते हैं या मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या रेप्लिकेट ही नहीं हो पाते दूसरे वाले में जाकर के, तो वहां से मल्टीप्लिकेशन उनका रुक जाता है, मतलब वो सुसाइड कर रही है एक तरह का, जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म में गए, दूसरे इसमें गए, स्पीसीज ने दूसरे ऑर्गेनिज्म में गए, हो सकता है सेम तरह का है, दूसरे इंडिविजुअल में जैसे क्या ट्रांसफर हुआ, अपना रेप्लिकेशन रोक दिया, तो मतलब एक तरह से वहां से रुक गया, वहां से आगे उनका ग्रोथ नहीं हुआ, तो वैसे प्लाज्मिड्स को बोलते हैं सुसाइड प्लाज्मिड्स। और अगर हम ये सब डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड्स थे। अब प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड तो वैसे हम लोग इतने जैसे जान रहे तो आराम से बता ही सकते हैं, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जीन को हम लोग मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो पीसीआर से कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीका से है कि अगर हम किसी प्लाज्मिड में उसको क्लोन कर दिए, रिकॉम्बिनेंट बना के किसी बैक्टीरिया में डाल दिए, वो बैक्टीरिया उसका कॉपी नंबर बढ़ाता जाता है और जनरेशन टू जनरेशन उनके नंबर बढ़ते जाते हैं बैक्टीरिया का। हर जनरेशन में मान लीजिए शीलिचोप्लाई का 20 मिनट का जनरेशन है, तो वो 10 घंटे में कितने 30 रेप्लिकेशन हो जाएंगे, उनमें 30 जनरेशन हो जाएंगे, मतलब 2 to the power 30 उसके इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, तो उतने ज्यादा हमें कॉपी मिल जाएगा इसका। तो वैसे इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, जिनमें हम लोग क्लोन किए प्लाज्मिड, जिसमें हम लोग जीन ला के डाल दिए, रिकॉम्बिनेंट बना दिए, तो वैसा वेक्टर हो गया, वो हम डाल दिए थे, क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम किसी को किसी जेनेटिक इंजीनियर में जीन एम्पलीफाई करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग क्लोन करके उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरा है इनोलियन इस टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर है ऑब्वियसली एक जीन एक जगह से दूसरे, मान लीजिए हमें कोई जीन को प्लांट में ट्रांसफर करना है, एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट में, या एक ऑर्गेनिज्म का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम का जो है, तो उसमें हम लोग एग्रोबैक्टीरियम में अपना जीन ट्रांसफर कर देते हैं प्रोमोटर के साथ, और वो एग्रोबैक्टीरियम से हम इन्फेक्ट करके प्लांट में जीन ट्रांसफर कर देते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वैसे है कि वेक्टर हो गया, एक जगह से दूसरे जगह जीन ट्रांसफर करना है, तो वैसे जीन के लिए हम लोग
वेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं हम लोग प्लाज्मिड्स को। दूसरा है अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोटीन किसी चीज का कोई प्रोटीन है, मान लो इंसुलिन प्रोटीन, हमें इंसुलिन प्रोटीन बहुत ज्यादा चाहिए बनाना है, तो हम क्या करते हैं इंसुलिन वाले जीन को किसी एक्सप्रेशन वेक्टर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसे एक्सप्रेशन वेक्टर में हम उनको बैक्टीरिया में के प्लाज्मिड में क्लोन कर देते हैं हमारे इंसुलिन जीन को। अब वो इंसुलिन जीन को हम बैक्टीरिया में डालेंगे तो वो इंसुलिन प्रोटीन बनाने लगेगा, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। वैसे प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर, जिसमें बाहर वाला जीन ला करके हम उसे प्रोटीन बना रहे हैं किसी अभी माइक्रोऑर्गेनिज्म में, और वो हमें प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से। तो एक्सप्रेशन पर्टिकुलर जीन का हम लोग कर सकते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड के थ्रू। फिर डिजीज मॉडल्स है, जैसे चूहे में है, इम्यूनोनिक स्टेम सेल्स में हम लोग प्लाज्मिड डाल देते हैं किसी डिजीज का, और उनका हम लोग डिजीज मॉडल बना करके स्टडी कर सकते हैं। अगर डिजीज मॉडल स्टडी करना होता है हमें चूहे वगैरह में, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर प्रोटीन को ही है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाना है, एंटीबायोटिक बनाना है, इंसुलिन बनाना है, तो हम लोग कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग को बनाना होता है तो यूज कर सकते हैं। फिर जीन थेरापी में है, जीन थेरापी में क्या होता है कि किसी हमारा मान लीजिए कोई सेल में कोई फंक्शनल जीन नॉन फंक्शनल हो गया या फिर म्यूटेट हो गया, वो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हम प्लाज्मिड के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं उस जीन को, और वो जीन जाके जो फॉल्टेड जीन है, फॉल्टी जीन है, खराब जीन है, उनको रिप्लेस कर देता है। तो वैसे इसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरापी, और जीन थेरापी में प्लाज्मिड वेक्टर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूज ऑफ प्लाज्मिड्स है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मिड्स क्यों है, प्लाज्मिड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये छोटा होता है, इजी टू वर्क विद ड्यू टू कन्वेंट साइज, छोटा होने के कारण इनको काम करना आसान होता है। बहुत बड़ा रहे तो ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, सेल में अंदर में डालना मुश्किल हो सकता है। सर्कुलर होता है तो टूटेगा जल्दी नहीं, इनमें सारे अपने ये होते हैं। फिर इंडिपेंडेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, मतलब अपना ओरिजिन, मतलब इसके क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है रेप्लिकेशन होने के लिए, इनका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो खुद ही अपने मल्टीप्लाई अपने आप को ये मेंटेन करके रख सकता है। एक बार हम लोग रख लिए प्रोटीन, उसमें डाल दिए जीन, तो अपने आप को वो मेंटेन करके रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगला है मल्टीपल कॉपी नंबर, बहुत सारे कॉपी नंबर होता है तो बहुत सारे हमारे जीन बना सकता है, तो इसलिए भी हम लोग को इसके लिए प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है कि हम ज्यादा ज्यादा बना सकते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स, कुछ कुछ प्रोटीन में कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जैसे कैनामाइसिन रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, हाइड्रोमाइसिन, ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस जीन होते हैं जो सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि जब हम एक जीन को डाल रहे हैं तो जीन तो डाला ही हुआ है प्लाज्मिड में, साथ ही साथ हमारे रेसिस्टेंट जीन भी है, मार्कर जीन बोलते हैं हम लोग, सेलेक्टेबल मार्कर। ये जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में वो सेलेक्टेबल मार्कर या जैसे रेसिस्टेंट जीन पहले से नहीं पाया जाता है, तो वो उन एंटीबायोटिक के लिए मर जाएगा पहले डालेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे प्लाज्मिड ने अपना डीएनए ट्रांसफर किया तो अपने जीन के साथ साथ मार्कर वाला जीन भी किया, तो जिस सेल में किया है तो वो सेल भी रेसिस्टेंट हो जाता है। तो हम सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं कि जैसे ही हमें हमारा जीन ट्रांसफर हुआ तो हम वैसे एंटीबायोटिक वो दे देंगे उनको, तो जो सेल में ट्रांसफर नहीं हुआ वो सेल मर जाएंगे, जिन सेल में हो गया है तो वो सेल बचे रहेंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ मार्कर भी एक हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड का, इसलिए प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लाज्मिड का क्लास था। ठीक, होप समझ में आया होगा, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें। ओके, थैंक यू।